हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का नेक्स्ट टॉपिक, प्लेटो का साम्यवाद। फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था प्लेटो का न्याय सिद्धांत, हमने सेकंड पढ़ा था आदर्श राज्य के बारे में, और थर्ड हमने पढ़ा था प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे प्लेटो के साम्यवाद पर विचार, किस तरीके का साम्यवाद चाहता था प्लेटो और क्या उन्होंने उल्लेखित किया था साम्यवाद के बारे में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी न्यू वीडियोस आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए मिलते रहे। हम स्टार्ट करते हैं प्लेटो का साम्यवाद। इंट्रोडक्शन सब में सेम रहेगा, मैं रिपीट कर रही हूँ और हर वीडियो में मैंने रिपीट किया है कि जो इंट्रोडक्शन है प्लेटो का वो सेम रहेगा। इंट्रोडक्शन प्लेटो का नहीं बदलता, वो इंट्रोडक्शन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड तीनों में मेंशन है। अब वहाँ से जाकर इंट्रोडक्शन कॉपी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लेटो का साम्यवाद। तो इसका अर्थ है, फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन लिखना है प्लेटो के बारे में, पूरा भूमिका, देन अर्थ लिखना है, उसके बाद साम्यवाद शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आंसर अटेम्प्ट करने पे आपको जो मार्क्स है बहुत अच्छे मिलते हैं और आपको जो आंसर है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि एग्जामिनर को एक अच्छा आंसर मिले जिस वे में वो चाहता है, और ये बहुत अच्छा वे है जो मैं बता रही हूँ। इस वे में अगर आप आंसर को अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जामिनर भी खुश होता है और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसके अर्थ से। इसमें आदर्श राज्य के शासकों और सैनिकों को ना तो अपना घर होना चाहिए ये बोला गया, मीन्स प्लेटो ने कहा है कि आदर्श राज्य में जो सैनिक और शासक है उनके पास अपना घर नहीं होना चाहिए और ना ही निजी संपत्ति होनी चाहिए। प्लेटो कहते हैं कि संरक्षण वर्ग के सदस्य विवाह करने और निजी परिवार बसाने के अधिकार से वंचित रहेंगे। जो दूसरों की सेवा करते हैं, जो संरक्षण करते हैं, उनको प्लेटो ने न्याय से ही और जो संपत्ति के अधिकार से ही वंचित कर दिया। पति पत्नियों और बच्चों सभी पर पूरे वर्ग का अधिकार रहेगा, मतलब कोई भी उन पर आकर शासन करेगा, कोई भी उन पर जोर जबरदस्ती करेगा, उस पर कोई कुछ नहीं बोल सकता। सभी का उनमें साझा रहेगा, मतलब सभी उसमें साझा रहेंगे, कोई भी उनकी बात को मानने से इनकार नहीं कर सकता। संरक्षण वर्ग के सदस्य निजी संपत्ति से भी वंचित रहेंगे, जो उनकी अपनी संपत्ति, खुद की संपत्ति, जो निजी संपत्ति, उससे भी उनको वंचित कर रखा है। प्लेटो की योजना के अनुसार वह बैरकों में रहेंगे और साथ साथ भोजन करेंगे। बैरक लाइक जैसे कि झोपड़ी डाल लेते हैं, उस बैरक में रखने की बात की गई है उनको, क्योंकि उनके पास ना अपनी निजी संपत्ति है, ना ही उनको किसी प्रकार की संपत्ति दी गई है, उनको सबसे दूर रखा गया है। तो उनको किस में रखा गया है? बैरकों में रखा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से साम्यवाद के अर्थ को बताया जा सकता है और बताया है। महत्व और औचित्य, अब साम्यवाद का महत्व और औचित्य क्या है? रिपब्लिक में साम्यवाद का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण, जो रिपब्लिक बुक है बार बार मेंशन हो रहा है और नेट के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं प्लेटो की कौन सी बुक है, तो वो है रिपब्लिक, और ये मास्टर्स के पेपर में भी पूछा जा सकता है बुक्स के बारे में। जैसे प्लेटो ने किस किस का सिद्धांत दिया इसके बारे में, इस तरीके से भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो आपकी एक साथ काफ़ी सारी प्रिपरेशन हो रही है। तो नेदल स्लिप का कहना है कि प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत एक यंत्र है। इन्होंने एक यंत्र की तरह देखा है जो शिक्षा द्वारा भावनाओं को विचारशील बनाने का कार्य करती है। जो भावनाएं हैं उसको सोचने और विचार करने की शक्ति उसकी बढ़ाने पर बल देती है, जो उसकी शिक्षा पद्धति है। प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत उसके न्याय विचार का आवश्यक प्रतिफल है। मतलब जो प्लेटो का साम्यवादी है वो न्याय से कनेक्टेड है। आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना हेतु शिक्षा प्रणाली और साम्यवाद के सिद्धांत दिए गए हैं। अब देखो, मैंने बोला था लास्ट वीडियो में भी, सारे से के सारे प्लेटो के सिद्धांत एक दूसरे से कनेक्टेड है। आदर्श राज्य न्याय से कनेक्टेड है, न्याय शिक्षा से कनेक्टेड है, और शिक्षा साम्यवाद से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से एक दूसरे से रिलेट हो रहा है। एक अच्छा राज्य तभी होगा जब वहाँ पर न्याय होगा, और वो आदर्श राज्य तभी बन पाएगा जब वहाँ पर शिक्षा पद्धति अच्छी होगी। प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत संरक्षण वर्ग की संपत्ति और पत्नियों के समाजीकरण की दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो जाता है।
संपत्ति का साझा, पत्नियों का साझा। देखो यहाँ पे दो जनों का साझा की बात हो रही है, संपत्ति का भी साझा हो रहा है और पत्नियों का भी साझा हो रहा है। अब इसको समझने का प्रयास करना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संपत्ति का साझा, व्याख्या। अब इसकी सबसे पहले व्याख्या करते हैं। संपत्ति का साझा और संपत्ति का साम्यवाद दोनों ही अर्थ के बोधक है। संरक्षक वर्ग के सदस्य निजी संपत्ति नहीं रखें और आवश्यकता की अनिवार्य सामग्री का उपयोग करें। एक तो संरक्षण वर्ग के पास निजी संपत्ति नहीं है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनकी लाइफ में वही सारी चीज़ें सामग्री है उनके पास, उपयोग करने लायक, जीवन व्यतीत करने लायक। प्लेटो ने संपत्ति का साम्यवाद को निम्न में स्पष्ट किया है। अब पहले हम संपत्ति के साझे के बारे में पढ़ेंगे। अभिभावकत्व की अपेक्षित योग्यता धन नहीं है, पहला पॉइंट है। आदर्श राज्य में पूर्ण संरक्षक शासक तथा सहायक संरक्षण सैनिक होंगे। सैनिक में साहस होना चाहिए तथा शासकों में विवेक होना चाहिए। धन, लोभ, मोह ये सब बुराइयों को जन्म देता है। सिर्फ उसने सैनिक में दो चीज़ों की बात की है, साहस और विवेक होना चाहिए। व्यक्तिगत संपत्ति उत्पादक वर्ग के हाथों में रहेगी। किसके वर्ग में? उत्पादक वर्ग के हाथों में रहेगी। जो व्यक्तिगत संपत्ति है, जो व्यक्तियों की संपत्ति है। प्लेटो के अनुसार संपत्ति के उत्पादन और स्वामित्व का अधिकार आदर्श राज्य के उत्पादक वर्ग को होगा। सिर्फ इसने उत्पादक वर्ग को ही ज्यादातर हाईलाइट किया है और संपत्ति की जो जितनी भी सुविधाएं है उत्पादक वर्ग को दी है प्लेटो ने। उत्पादक वर्ग से मिली हुई उपज का सामूहिक उपभोग। इसमें संरक्षण वर्ग के सदस्य उत्पादक वर्ग से मिली हुई उपज का उपभोग करेंगे। जो संपादक वर्ग है, जो उत्पादक वर्ग है, वो संरक्षण वर्ग को कुछ उपज करने के लिए ज़मीन देते हैं, वो उस पर उपज करते हैं, खेती करते हैं। फिर उसके बाद उनको, जो संरक्षण वर्ग है, उनको बस थोड़ी सी खाने लायक, अपना जीवन व्यतीत करने लायक चीज़ें दी जाती है, पैसा दे दिया जाता है, बाकी सारा उत्पादक वर्ग के पास ही होता है। सामूहिक भोजन तथा आवास। व्यक्तिगत संपत्ति से संरक्षण वर्ग के सदस्य एक साथ सामूहिक जीवन व्यतीत करेंगे। सब एक सा खाना खाएंगे और एक सा कपड़ा पहनेंगे। सामूहिक भोजन का आवाज कर दिया था, एक सा खाना खाना और एक से कपड़े पहनना। संपत्ति के साम्यवाद के आधार। जो संपत्ति का साम्यवाद है अब उसके आधार के बारे में पढ़ेंगे। संपत्ति के साम्यवाद का जो विचार प्लेटो ने दिया है उसकी कुछ निश्चित आधार भी हैं, नैतिक आधार। इसमें शासक और सैनिक अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से तभी कर सकते हैं जब उनके पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति ना हो। ये प्लेटो का मानना है। अगर उनके पास संपत्ति नहीं होगी तो वे अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ होकर करेंगे। मनोवैज्ञानिक अधिकार। इसमें शासक वर्ग विवेक का प्रतिनिधित्व करता है, विवेक होना बहुत जरूरी है, तथा सैनिक वर्ग साहस का। अगर शासक और सैनिक व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार रखेंगे तो स्वार्थी उद्देश्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब इन्होंने इसमें भी बताया है कि इनको संपत्ति से दूर रखना चाहिए। राजनीतिक अधिकार। प्लेटो की योजना नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक और साथ साथ राजनीतिक है। संपत्ति का साम्यवाद केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जिनके कंधों पर शासन और सुरक्षा का उत्तरदायित्व है। लाइक राज्य का जो शासन जो करते हैं राजा, उनके ऊपर संपत्ति सौंप दी गई, उनको संपत्ति का जितना भी कार्य है वो उनके कंधों पर है। व्यवहारिक अधिकार। प्लेटो की व्यवहारिक सूझ ये रही है कि एक ही हाथों में आर्थिक और राजनीतिक दोनों शक्तियों का सम्मिलित नहीं होना चाहिए। आर्थिक अलग होना चाहिए और राजनीतिक अलग होना चाहिए, जो अपनी शिक्षा पत्ति के द्वारा उसने बांटने का प्रयास किया है। दार्शनिक अधिकार आधार। लाइक प्लेटो का संपत्ति विषय साम्यवाद दार्शनिक भी है। प्लेटो के अनुसार शासक संचालन असाधारण कार्य, जिन व्यक्तियों को ये कार्य सौंपा जाए उनमें असाधारण योग्यता भी होनी चाहिए। मतलब उनमें कुछ चीज़ें साधारण होनी चाहिए जो हर व्यक्ति में होती है, कुछ चीज़ें असाधारण होनी चाहिए जो हर एक व्यक्ति में यूनिक चीज़ें होती है। जैसे कि सारे व्यक्ति खाना खाते हैं, सारे व्यक्ति कपड़े खाते हैं, बट सबका टेस्ट अलग है। इस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं। संपत्ति विषय साम्यवाद की आलोचना। अब संपत्ति विषय में साम्यवाद की आलोचना किस प्रकार की गई है? व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति विकास की एक महत्वपूर्ण शर्त है। प्लेटो ने संपत्ति के केवल बुरे पक्ष को ही ग्रहण किया है।
ये कहना गलत नहीं है कि व्यक्ति अपना विकास संपत्ति के आलोक में ही रहकर करता है। व्यक्ति की निजी चीज़ें उसके लिए लाभदायक, सुखदायक होती है, ये इम्पोर्टेंट है। अर्ध साम्यवाद नाटोर। प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद की संज्ञा दी गई है, मतलब वो आधा साम्यवाद, क्योंकि ये सामाजिक इकाई को लेकर नहीं चलता बल्कि अपने शासक और सैनिकों को सम्मिलित करता है। ये सही बोला गया है। देखा जाए तो अभी तक हमने सिर्फ शासक और सैनिक वर्ग को ही लेकर पढ़ा है, तो इसको आधा साम्यवाद भी कहा गया है। विवेक किसी खास वर्ग का विशेष अधिकार नहीं होता, सही बोला गया है। विवेक हर व्यक्ति में हो सकता है, जरूरी नहीं कि बहुत शासक वर्ग में ही विवेक हो या सैनिक वर्ग में ही साहस हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर थिंग नहीं है। हर व्यक्ति में विवेक होता है, हर व्यक्ति में साहस होता है, बट कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। आलोचक कहते हैं कि विवेक किसी खास वर्ग का विशेष अधिकार नहीं है। समाज के सभी व्यक्तियों में विवेक और उत्साह अपनी अपनी प्रधानता दिखलाते हैं। बिल्कुल सही है ये। साम्यवाद का सिद्धांत एक प्रतिक्रियावादी सिद्धांत है। प्लेटो के सिद्धांत को ही नहीं बल्कि आधुनिक युग के सभी साम्यवादी विचारों को प्रतिक्रियावादी कहा जा सकता है। ये भी सही है। इस तरीके से उसकी आलोचना की गई है, बट अरस्तु द्वारा भी उसकी आलोचना की गई है। प्लेटो की साम्यवाद की अरस्तु ने भी आलोचना की है। वो किस प्रकार की है पढ़ते हैं हम। ये जब हम कुछ एक्स्ट्रा डालते हैं, किसी थिंकर की आलोचना डालते हैं, तो हमारा आंसर जो होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल शो करता है कि हाँ हमने सच में पढ़ाई की है, हमने सच में सेमेस्टर में बुक्स को पढ़ा है, अलग अलग बुक्स को पढ़ा है, देन हमने ये आंसर अटेम्प्ट किया है। क्योंकि ये नोट्स बहुत सारे बुक्सों से बनाए गए हैं, बहुत सारी बुक्स को रीड करके बनाया गया है। इसमें अरस्तु ने अपने गुरु को कटु आलोचना की एक मतलब जो प्लेटो है वो अरस्तु का गुरु है, तो अरस्तु ने अपने गुरु की आलोचना की है, कटु आलोचना की है, जो निम्न है। मानव प्रकृति के विरुद्ध। व्यक्तिगत संपत्ति हासिल करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और अगर उसे इस अधिकार से वंचित रखने की कोशिश की जाती है तो यह उसकी प्रगति के खिलाफ बात होगी। अगर हम समाज में रह रहे हैं, अपनी प्रगति में एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो हमें संपत्ति रखने का भी उतना ही अधिकार है जितने सामने वाले व्यक्ति को अधिकार है। बिल्कुल सही है। मेरे अकॉर्डिंग सबके विचार अलग अलग होते हैं। ये प्लेटो के विचार थे, ये अरस्तु ने अपने विचार दिए हैं। कोई तीसरा पर्सन पढ़ेगा इसको तो तीसरा पर्सन अलग तरीके से विचार करेगा। प्रोफेसर वारकर ने हमेशा इनके बारे में अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो सब अपने अपने विचार के अकॉर्डिंग प्लेटो की थ्योरी को प्रस्तुत करते हैं और उनकी नॉलेज को ग्रहण करते हैं अपनी कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग, कि कौन सी बात सही है, जो सही होती है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, जो गलत होती है उसकी आलोचना कर देते हैं। और हर व्यक्ति की बात हमेशा सही हो ज़रूरी नहीं होती, और हर व्यक्ति की बात किसी को पसंद आए ज़रूरी नहीं है, और हर व्यक्ति की बात किसी की गलत हो ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर व्यक्ति 10% बोल रहा है तो किसी को 2% अच्छी लगी हो, किसी को 5% को, तो किसी को 10%, ये होता है हमेशा। ठीक है, तो हमें किसी को भी गलत और सही नहीं बोलना चाहिए पूर्ण तरीके से। सभ्यता का विकास। अरस्तु कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा का विकास हमारी सभ्यता के विकास का प्रतीक है। अगर हम अपनी संपत्ति, अपनी खुद की संपत्ति का विकास करते हैं तो हमारी जो सभ्यता है उसका भी विकास होता है। संरक्षण वर्ग खुश नहीं। संपत्ति के साम्यवाद से संरक्षण वर्ग को खुशी नहीं मिलेगी, उन्हें त्याग और तपस्या का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। जिस तरीके से हमने साम्यवाद पढ़ा वो इस चीज़ को रिलेट करते हैं। सामाजिक कल्याण में वृद्धि नहीं। अरस्तु का कहना है कि संपत्ति की साझी व्यवस्था कभी भी सामाजिक कल्याण में वृद्धि नहीं कर सकती। राइट। अभी निष्कर्ष है जो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, सब निष्कर्ष अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग, क्या सही है क्या गलत है। वैसे हमेशा जो हमारा निष्कर्ष है वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, हमें कुछ राय दे देनी चाहिए लाइक क्या है। तो निष्कर्ष बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत अच्छा होना चाहिए निष्कर्ष, रिलेवेंट होना चाहिए, जो हमारे टॉपिक से रिलेवेंट होना चाहिए। तो अरस्तु ने प्लेटो की कटु आलोचना की है संपत्ति साम्यवाद के बारे में। प्लेटो के विचार बिल्कुल निष्फल हैं। इस तरीके की इन्होंने आलोचना किया। आप इस निष्कर्ष को बड़ा भी लिख सकते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब इसका ये पार्ट 2 है जिसमें हमने पढ़ा संपत्ति का साझा। हम नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे पत्नियों का साझा। तो कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।
वीडियो को वॉच करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जिसकी जो भी क्वेरी है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लेटो ने कौन सी बुक लिखी है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और प्लेटो ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं जितने सिद्धांत पढ़ा चुकी हूँ वो आप पढ़ें, देन मुझे कमेंट करके बताएं फटाफट सी। ओके, थैंक यू।